नमस्कार बच्चों, अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डिबेंचर के रिडम्पशन से संबंधित जो कोष बनते हैं उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं असंचयी शोधन कोष। ये जो भी कोष बनाया जाता है जब उसे बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इसे यूँ कहें कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस से कोई निश्चित अमाउंट निकाल के रख ली जाती है इस उद्देश्य से कि वो सालाना निकाली गई रकम एक समय के बाद जब हमें डिबेंचर्स का शोधन करना होगा तब वो उतनी हो जाएगी कि हम उस रकम का इस्तेमाल कर सकेंगे डिबेंचर्स के शोधन पे, यानी कि रिडम्पशन पे। और जब हम ऐसी रकम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के किसी एक खाते विशेष में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व कहा जाता है। और जैसे ही इस खाते में जो भी पैसा आता है उतने पैसे को हम कहीं बाहर किसी अन्य सिक्योरिटीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो, उनमें हम इन्वेस्ट जब कर देते हैं तो यही डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, डिबेंचर रिडम्पशन फ़ंड बन जाता है। इसको हम सिंकिंग फ़ंड के नाम से भी जानते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फ़ंड और नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फ़ंड। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फ़ंड को हमने कल पढ़ा था। मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बता दूं कि जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक साल के बाद आपको उस पर जो ब्याज मिलता है, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी पैसा आप फिर से ट्रांसफ़र करने वाले हो वो आप करते हो, और नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस लास्ट ईयर का जो आपने उसी फ़ंड पे ब्याज अर्न किया है उसे मिला करके आप फिर से वो पैसा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आप री इन्वेस्ट कर देते हो। चूँकि जो ब्याज होता है वो भी उसी में जुड़ता चला जाता है, तो इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव सिंकिंग फ़ंड कहा जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है असंचयी शोधन कोष। और असंचयी शोधन कोष की खासियत क्या है कि इसमें जो भी आपके निवेश होते हैं उन पर जो आप ब्याज प्राप्त करते हो उसको आप फिर से इन्वेस्ट नहीं करते हो, मतलब उसे व्यवसाय की सामान्य आय मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक जनरल आय मानते हुए। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष एक ही ब्याज वाली प्रतिभूतियाँ क्रय की जाएं। इस विधि में आप सभी प्रविष्टियाँ संचयी शोधन कोष विधि के अनुसार ही करते हैं, लेकिन निवेशों से प्राप्त ब्याज जो होता है उसको आप इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट कर लीजिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे आप जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते थे और उसमें क्या करते थे कि जो उस साल की इंस्टॉलमेंट होती थी और प्लस इंटरेस्ट होता था उसे आप करते थे ट्रांसफ़र, जो इस बार आप नहीं करोगे। अब आप केवल इंस्टॉलमेंट हर साल की जो कि वही ट्रांसफ़र करोगे, और इंटरेस्ट को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे। ठीक है, तो वैसे व्यवहारिक दृष्टि से संचयी शोधन कोष और असंचयी शोधन कोष में कोई अंतर ही नहीं है, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका यही अलग होगा कि ये एंट्री आप ब्याज रिसीव करोगे वैसे ही जैसे करते हो, बस आप इसे इस अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं करोगे और इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जनरल इनकम मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, सामान्यतया जो कंपनियां होती हैं वह संचयी शोधन कोष पद्धति का ही इस्तेमाल करती हैं। असंचयी शोधन कोष पद्धति ज़्यादातर पॉपुलर नहीं है, लेकिन एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए कि दोनों पद्धतियों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 13। ओके, भानु लिमिटेड ने 1 जनवरी 2015 को 2 लाख रुपए के 4% ऋणपत्र निर्गमित किए और ये 6 वर्ष पश्चात देय हैं। कंपनी ने ऋणपत्रों के भुगतान के लिए असंचयी शोधन कोष स्थापित किया। कंपनी ने प्रथम 4 वर्षों में धनराशि इस तरह से निकाली। देखिए, 2015 में 60,000, 2016 में 20,000, 2017 में कुछ नहीं निकाला और 2018 में 1,20,000। ठीक है, निवेश में निकाली का मतलब है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है उससे जो है रकम ली गई है, अलग खाते में जमा की गई है। और निवेश में निम्नलिखित प्रकार से जमा की गई जो इन्वेस्ट की गई है अमाउंट, वो 2015 में आपने 50,000 करा, 2016 में कुछ नहीं किया इन्वेस्ट, 2017 में 25,000 किया और 2018 में 1 लाख किया।
आपको जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं केवल उन्हीं को फॉलो करना है, इसके सिवा और आप कुछ नहीं करेंगे। तो सवाल में आगे भी कुछ कहता है, ज़रा उसे भी देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि कंपनी की पुस्तकों में प्रथम 4 वर्ष का डिवेंचर शोधन कोष खाता बनाइए और साथ ही साथ डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी तैयार कीजिए। तो चलो केवल अकाउंट बनाना है तो हम अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड डिवेंचर्स रिडम्पशन फंड अकाउंट। देखिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट भी इसे आप बोल सकते हो, जो आपके सामने ऐसा नाम इन्होंने ऊपर दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो आपको वही करना पड़ेगा। डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर शोध खाता बोला है तो वही बनेगा, लेकिन इसका नेचर वही है जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का होता था। ओके, तो शोध तो हम खाता यानी कि फंड तो हम बोल ही देते हैं जब उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो नथिंग न्यू इज़ देयर इन दिस व्हेन यू आर डेबिटिंग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन प्लेस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से जो रकम ट्रांसफ़र की होगी तो एंट्री क्या की होगी। इमेजिन कीजिए एंट्री, तब आप इसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ समझ पाएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को करते हो क्या, डेबिट करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बिकॉज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट ये तो क्रेडिट हुआ होगा जनरल एंट्री में। तो बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट हेयर, सो इफ़ in the journal entry this account is has been credited, so you will have to move to the credit side and you will have to write opposite account name starting with by. Okay, so the account which have been debited against debenture redemption fund account, it was profit and loss statement. That's why you have transferred in the credit side this particular account, profit and loss statement with 60,000, because this is the amount which is clearly given in the question. You can see here in 2015 this amount is 60,000, in 16 20,000, in 17 nothing is there, in 2018 it is 1,20,000. So we can see in the very first year 60,000 is being transferred to the debenture redemption fund account and the balance is the same. In the second year on 1st April the balance is 60,000. At the end of the year, the second year, you at March 31st you have again transferred 20,000 as per the information given in the question. Please write प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन की जगह यहाँ लिखा जो जाना चाहिए वो लिखा जाना चाहिए सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिनोट करता है। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिनोट करता है। तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरीवेयर whenever you are transferring amount to sinking fund account, amount to debenture redemption fund account, right? debenture redemption का रिप्लेसमेंट सिंकिंग हो सकता है। ओके, सिंकिंग फंड अकाउंट या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो मुझे लगता है सेकेंड ईयर का आप समझ गए होंगे। अभी थर्ड ईयर में जो थर्ड ईयर हमारा आता है 16-17, उसके बाद 17-18 की अगर हम बात करें तो 17-18 एक साथ डाल दिया है, तो 16-17 मतलब 15 के आखिर में जो किया गया था वो तो यहाँ दिखा दिया। फिर 16-17 का इन्होंने एक साथ दिखा दिया, 20,000 हो गया। फिर 17-18 का जो है वो कितना है, वो है 1,20,000, तो वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। आप ये देख सकते हैं जो आया था यहाँ पे 80,000 का बैलेंस, वो आपने यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया था 17-18 में, ठीक है। तो चूँकि उसमें एक गैप था तो वो गैप इन्होंने भी कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। क्या आप लोग ये समझ गए हैं? देखिए, आपको ईयर में अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ 16-17 है, 16 में अप्रैल 2016 है और मार्च 2017 है ये, इसीलिए एक साथ ऊपर हेडिंग डाल दी 2016-17।
तो इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार ये जान लीजिए कि अप्रैल 2016 से है और मार्च 2017 से रिलेट करता है। ये सब 2017 का ही है, क्योंकि इसमें 2016 का इसके कोई लेना देना। अच्छा, एक्चुअली इन्होंने ये बता दिया है कि वैसे तो ये अगर ये अप्रैल है यहाँ पे, अगर ये मार्च में है 2015 की, तो यहाँ 2016 होना चाहिए। और 2016 में चूँकि इतना हुआ है तो 17 में भी सेम अमाउंट रहेगी, बस 17 में आपको कुछ उतारना नहीं, क्योंकि 17 में कुछ हुआ नहीं, इसलिए इन्होंने 2016-17 यहाँ डाल दिया है। ठीक है, मैं आपको एक राय दूंगा कि आप यहाँ पे 2016 पहले लिख लें, और जैसे आपने 2015 लिखा है वैसे 2016 लिख लें, और फिर उसके बाद में आप एक साल केवल आप 2017 का जो आएगा, I mean ये है 2015, और उसके बाद 2016 यहाँ आना चाहिए, 17 नहीं आना चाहिए। यहाँ 2017 आप उतारिए और यहाँ लिखिए बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे आप बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, जो बैलेंस यहाँ 80,000 बचा था वही आप यहाँ उतार लेंगे, और इसी 2017 के आखिर में मार्च 31 यहाँ डाल लीजिए, 31 मार्च, और यहाँ लिख लीजिए टू बैलेंस CD, कितना 80,000 ही। तो इस साल 80,000 ही आपने बैलेंस उतारा, और 80,000 ही इसका क्लोजिंग बैलेंस ही बचा रहा, क्योंकि थर्ड ईयर में 2017 में आपने कुछ भी सिंकिंग फंड में सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद में जो आपका फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर में फिर से आप यही बैलेंस उतार लेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा 80,000। ओके, चूँकि इस साल 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आपने लिया है, इसकी जगह पे कौन सा अकाउंट आना चाहिए, चलिए कोई बताए, मैं फिर से बता दूं, इसकी जगह आएगा सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो कुल मिला करके आपका बैलेंस हो गया 2 लाख। इसी को डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में समझिए। सबसे पहले आप पहले साल जो आपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे उतना इन्वेस्ट करोगे जितना क्वेश्चंस में कहा गया है। तो पहले साल आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, 2015 के आखिर में 2,000 यही बैलेंस बचा रह गया। फिर उसके बाद में 2016-17 में आपने यही बैलेंस था आपका। इस साल आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, तो ये 50,000 ही बैलेंस बचा रह गया। 17-18 में आपका ये बैलेंस उतरा, और इस साल आपने 25,000 इन्वेस्ट किए, तो कुल मिला के 75,000 हो गया। और आखिरी ईयर में 75,000 था आपने, और जो जमा किए हैं वो 1 लाख किए हैं, तो कुल मिला करके आपके पास बैलेंस 1,75,000 हो गया है। टिप्पणी इतनी सी है कि प्रतिवर्ष निवेशों पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो बैंक खाते में डेबिट और ब्याज खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम खाता बनाते समय ब्याज खाता डेबिट और लाभ हानि स्टेटमेंट क्रेडिट किया जाएगा। लाभ हानि खाते की जगह लाभ हानि विवरण क्रेडिट किया जाएगा, लाभ हानि विवरण क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी भी है। इसमें ब्याज वगैरह की कैलकुलेशन करके फिर ब्याज और उस साल की इन्वेस्टमेंट को एक साथ इन्वेस्ट करना, ये सब ट्रीटमेंट नहीं होता। और ब्याज की रकम चूँकि जुड़ता चला जाता है, तो जब आप ब्याज निकालते हैं वहाँ, तो वो अमाउंट भी डेसिमल में आती है हर साल, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ होता है। ये काफ़ी इजी है। संचयी शोधन कोष और असंचयी शोधन कोष में अंतर क्या है, ये आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, संचयी शोधन कोष जो है, इसमें एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। यहाँ पर निश्चित राशि का होना जरूरी है, और यहाँ राशि सुविधानुसार घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके बाद है निवेश अंतरित राशि आवश्यक रूप से निवेशित की जाती है। जितनी भी राशि आप ट्रांसफ़र करेंगे प्लस इंटरेस्ट, वो आपको अनिवार्य रूप से शोधन कोष विनियोग खाते में इन्वेस्ट करना ही है। लेकिन यहाँ अंतरित राशि यानी ट्रांसफ़र की गई जो राशि है उसको उतना ही निवेश करना या निवेश करना आवश्यक नहीं है। ब्याज, निवेश खाते पर प्राप्त ब्याज संचयी कोष खाते में जमा किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष अंतरित होने वाली राशि के साथ
इसे भी निवेशित किया जाता है। इसमें निवेशन से प्राप्त आय को व्यवसाय की आय मान करके लाभ हानि विवरण में क्रेडिट किया जाएगा, लाभान विवरण में इनकम साइड में दिखाया जाएगा। कठिनाई आदर्श विधि होते हुए भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की कठिनाई आती है और यह विधि अपेक्षाकृत अधिक कठिन है, इसीलिए व्यवहारिक भी है। तो ये एक विधि हो गई यहाँ पे। अगला मेथड जो है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इस विधि की बात हम जानने से पहले इसे ऐसे समझ लें कि जो इंश्योरेंस होता है वह भी एक तरह का विनियोग होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप अगर पूछेंगे अपने घर में अपने पापा या मम्मी से, तो आप पाएंगे कि उन्होंने कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही रखी होगी। तो जनरली जो सामान्य पर्सन होते हैं, हम लोग होते हैं, हम सभी लोग, सारे सोसाइटी में रहने वाले सिविलियंस, वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं। एज वेल एज इंश्योरेंस के साथ साथ जो सेविंग्स होती हैं हम उन्हें बचा करके ये भी चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे एंडोमेंट फंड बोला जाता है या एंडोमेंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस भी करा लेते हैं एज वेल एज 10 ईयर्स आफ्टर, और यू कैन से आफ्टर 20 ईयर्स आप एक सर्टेन हैंडसम अमाउंट की भी अपेक्षा करते हो इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, बस ये एक मेथड है जहाँ पे आप जो भी डिवेंचर्स आपके हैं उनको रिडीम करने के लिए फ़ंड की, पैसे की व्यवस्था करते हो। तो थोड़ा सा जानते हैं पहले कि इस पॉलिसी में होता क्या है। इस विधि की खासियत है कि इसके अंतर्गत ऋणपत्रों की शोधन की व्यवस्था की जाती है। बीमा पॉलिसी से ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए पर्याप्त धनराशि की एक तो बीमा पॉलिसी ले ली जाती है और इस पॉलिसी पर प्रतिवर्ष निर्धारित प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी के अवधि के समाप्त होने पर बीमा पॉलिसी की समस्त रकम मिल जाती है और उस रकम से ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, जो कुल आपने धनराशि जमा की है प्रीमियम पर और बीमा पॉलिसी से जो कुल धनराशि प्राप्त मिली होती है, उसको हम, वो जो अंतर होता है वो दरअसल आपका प्रॉफिट होता है और उसको आप ट्रांसफ़र कहाँ करते हो? ऋणपत्र शोधन कोष खाते में, क्योंकि ये ऋणपत्र शोधन कोष के परिप्रेक्ष्य में ही पॉलिसी ली जाती है। तो जो उस पर बेनिफिट या लॉस होता है वो ऋणपत्र शोधन कोष में ही जाता है, वैसे इसमें लॉस की संभावना नहीं होती है। तो यह जो विधि है ये निवेशों के विक्रय के समय कभी कभी हानियाँ हो जाती हैं, तो ये हानि की कोई संभावना नहीं रखता, क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है तो ओबियसली अगर आप 10-10 हज़ार रुपये हर साल जमा कर रहे हैं और 5 साल तक जमा किया है तो आपको 50 हज़ार ही नहीं मिलेंगे, आपको हो सकता है 60-70-75 हज़ार के आसपास कुछ मिले। तो इसमें 50 हज़ार से कम मिले इसकी तो संभावना होती ही नहीं है। तो जनरली ये पॉलिसी वो कंपनीज़ लेते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है कि जो पैसा वो जमा करें उस पर कहीं जब आप उन इन्वेस्टमेंट को बेचें तो कोई हानि ना हो। तो ऐसी कंपनियां रिडम्पशन के पर्पज़ से बीमा पॉलिसी विधि अपनाती हैं। तो चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप बीमा प्रीमियम जमा करोगे तो आप एक नया खाता अस्तित्व में पाओगे जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडम्पशन पॉलिसी अकाउंट, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फंड, दिस इज़ अ पॉलिसी। सो द न्यू नेम ऑफ द same redemption of debenture account is debenture redemption policy account. Okay, it is to be debited, and because you are paying something as against installment, so the bank account is to be credited because money balance is being reduced out of bank. So bank is the giver also here if you consider it as a personal account. So as a giver it is to be credited here. Okay, so the debenture redemption policy account debit to bank account for premium of policy paid. Okay, then second entry is surplus of statement of profit and loss account debited to debenture redemption reserve account. ठीक है, जब आप क्या करते हैं कि बीमा प्रीमियम की राशि ऋणपत्र शोधन खाते में हस्तांतरित करते हैं तो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये तो डेबिट होगा उतने से, और ये कहाँ जाएगा? डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, जो डिबेंचर रिडम्पशन
फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता था उसकी जगह है डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट, और बाकी आपका जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस से आप ट्रांसफ़र करोगे वो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ आप सिंकिंग फंड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिंकिंग फंड का मतलब सिंपली वही होता है कि आप उसे अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो बाहर आउटसाइड तो आप सिंकिंग फंड शब्द का इस्तेमाल करते हो। अगर आप बीमा पॉलिसी ले रहे हो तो आप डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का ही इस्तेमाल करोगे। फंड इसलिए क्योंकि इस पैसे को आप भले इंश्योरेंस में ही सही लेकिन री इन्वेस्ट कर रहे हो। आउटसाइड कहीं पे भी अगर पैसा लगा दिया जाता है तो वो फंड बन जाता है रिज़र्व की जगह। तो ये दो बातें आप समझ गए होंगे। अंतिम वर्ष में जब आप आएंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, अंतिम वर्ष में आप एक तो डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट करोगे, प्रीमियम राशि का भुगतान करोगे। दूसरा सरप्लस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी करोगे। ये आप करोगे अंतिम वर्ष में, और उसके बाद अंतिम वर्ष में आप ये पाओगे कि बीमा पॉलिसी आपको मिलेगी। तो जो बीमा पॉलिसी आपको धनराशि के तौर पे मिलेगी ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट, और ये तो पैसा मिलने पर होगा और ये उतना ही मिलेगा जितने की आपकी पॉलिसी थी, यानी कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी अमाउंट होगी जिसे हम बोलते हैं कि अगर 2 लाख की पॉलिसी थी तो आपको 2 लाख मिलेंगे, 1 लाख की पॉलिसी थी तो 1 लाख मिलेंगे। बीमा पॉलिसी खाते के शेष को ऋण पत्र शोधन कोष खाते में हस्तांतरित अगर करना होगा तो आप क्या करोगे, डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी बैलेंस टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, ये तब एंट्री की जाएगी जब आपको बीमा पॉलिसी खाते के शेष को डिबेंचर रिडेम्पशन कोष खाते में ट्रांसफ़र करना हो, और उसके बाद में डिबेंचर ऋण पत्रों का शोधन अर्थात भुगतान करने पर, ये तो आप एंट्री बहुत पहले से परिचित ही हैं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इन्होंने सिंगल एंट्री कर दी है। आप 2 एंट्रीज करते हैं, आप यहाँ चाहें तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष जो है वो सामान्य संचय कोष में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए 2 काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी को डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करना, और फिर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को आखिर में जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना। तो बीमा पॉलिसी पर प्राप्त कुल राशि और जमा की गई प्रीमियम की राशि का अंतर जो होता है वो कुल ब्याज कहलाता है। कभी कभी ब्याज की धनराशि एक साथ अंतिम वर्ष में क्रेडिट न करके प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से ऋण पत्र शोधन कोष खाते में क्रेडिट तथा ऋण पत्र शोधन पॉलिसी खाते में डेबिट की जाती है। तो वो भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। 17 सौरभ लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए जो निर्गमन तिथि से 3 वर्ष बाद शोधनीय थे। यह निश्चय किया गया कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए 3 वर्षीय बीमा पॉलिसी द्वारा प्रावधान किया जाए, यानी कि 3 वर्ष का एक बीमा पॉलिसी ले ली जाए ऋण पत्रों के शोधन के लिए। ऋण पत्र कितने के थे, 1 लाख के थे और 3 वर्ष बाद शोधनीय थे। कुछ कहा नहीं गया है तो मानेंगे कि सममूल्य पर शोधनीय थे। 1 अप्रैल 2015 को 32,000 रुपये के वार्षिक प्रीमियम की 3 वर्षीय बीमा पॉलिसी क्रय कर ली गई है। बीमा पॉलिसी की राशि भी समय अनुसार मिल गई है, ऋण पत्रों का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करनी हैं। अब जनरल प्रविष्टियों की जगह इन्होंने खाते बना रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको अभी खाते देख लेने हैं और खातों के आधार पर ये जनरल प्रविष्टियाँ समझ लेनी हैं। चलो सबसे पहले बताओ आप क्या करोगे। सबसे पहले ऋण पत्र निर्गमित करे हो ना, तो ऋण पत्र निर्गमित करते समय आप एंट्री क्या करते हो, सबसे पहले एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट बना रहे हो और सेकेंड एंट्री में डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हुए थे तो आप क्रेडिट साइड में आए हो, और यहाँ क्रेडिट साइड में आपने अपोजिट में जो था डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो आपने लिख दिया और ये बैलेंस बचा रह गया। सेकेंड ईयर में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किया
सेकेंड ईयर के एंड में कैरिड डाउन किया, थर्ड ईयर के प्रारंभ में बिगिनिंग में आपने यही बैलेंस क्या करा है, ब्रॉट डाउन किया है, और थर्ड ईयर के एंड में आपने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिया है। तो अगर 2 डिवेंचर होल्डर करोगे तो इसका मतलब 2 एंट्री आपने की है रिडम्पशन पे, तो यही सही है कि 2 डिवेंचर होल्डर किया जाए। मुझे लगता है कि इसकी जनरल एंट्रीज आपको अगर जहन में है तो आपको डिवेंचर अकाउंट पक्का समझ में आया होगा। फिर आता है डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो इस डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में आप हर साल जितनी अमाउंट आपने अभी देखी थी, ऊपर बताया गया है कितना, 32,000, तो 32,000 आप हर साल ट्रांसफ़र करोगे। पहले साल आप 32,000 यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, और ये बाई चांस यहाँ पे एक ज़ीरो जो है स्कैन करते समय छूट गया है, तो आप इसे 32,000 पढ़ें, ये कितना है 32,000। तो सरप्लस आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपने लिया कितना, 32,000, ये बैलेंस बच गया। ये बैलेंस सेकेंड ईयर के प्रारंभ में था। इस साल फिर आपने 32,000 ट्रांसफ़र करा, कुल मिला के 64,000 हो गया। 64,000 का बैलेंस थर्ड ईयर में था, नया आपने 32,000 और ट्रांसफ़र करा। और एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 64 और 32,000 ये कुल मिला करके 96,000 हो रहे हैं, और 4,000 की कमी हो रही है, क्योंकि आप इसे समझिएगा कि रिडम्पशन फ़ंड, आपको रिडम्पशन तो 1 लाख के डिवेंचर्स का करना है, तो ये जो 4,000 होंगे, ये 4,000 बेसिकली इंटरेस्ट है, और ये यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन फ़ंड पॉलिसी के नाम से क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जनरल एंट्री में ये डेबिट होता है। और आपने पीछे पढ़ाई था कि डिबेंचर रिडम्पशन फ़ंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, एक एंट्री पढ़ी थी ना लास्ट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, तो ये 4,000 से ट्रांसफ़र होगा। ये इंटरेस्ट होता है जो ट्रांसफ़र होता है। ओके, अब देखिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट आपके सामने है। सबसे पहले आपने 32,000 जमा किए, बैलेंस इतना बचा रह गया। 2016 में आपने 32,000 जमा किए, इतना ही बैलेंस बचा रह गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 64,000 हो गए। और उसके बाद में आते हैं थर्ड ईयर में, यहाँ पे बैलेंस 64,000 था। आपने अप्रैल 1 को यानी कि थर्ड ईयर की बिगिनिंग में 32,000 जमा किए, और फिर उसके बाद में आपको मिलना तो पॉलिसी का 1 लाख है ना, तो 1 लाख ही मिला, आप यहाँ 1 लाख लिख लीजिए, लेकिन इधर इनका टोटल केवल 96,000 आ रहा है। तो ये जो 4,000 है ये क्या है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगी, और इसी का क्रॉस एंट्री हुआ है जहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में आपने डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट लिखा है। ये डिफरेंस क्या है, नोट नंबर 1 में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। डिफरेंस इन डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी amounting to rupees 4,000. This difference denotes here, you can see in the credit side of debenture redemption fund policy account in the year 2018. Credit side, in the credit side the amount is 1 lakh, and here with the total of 64 and 32,000 you will get only 96,000. So the 4,000 is the amount of difference, and this difference in debenture redemption fund policy, which is 4,000, it will be amount of total interest, or you can say profit on insurance policy, and this amount will be transferred to the credit of debenture redemption fund account. In the journal entry, you can see in the journal entry that debenture redemption fund policy account is being debited with 4,000, and debenture redemption fund account has been credited here with 4,000. Okay, now you can see this is the sinking fund table. यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये रियल टेबल है, और ये टेबल आपको बताती है कि अगर आपको मान लेते हैं कि 3 वर्ष अगर आपके ब्याज की दर 3% है, और 3 वर्ष पश्चात अगर आपको 1 रुपया चाहिए, तो आपको हर साल 0.323530 पैसे या रुपये कहेंगे, ये रुपये हैं बेसिकली, इतने रुपये हर साल जमा करने हैं। तो इन पे जो ब्याज मिलता जाएगा हर साल के आखिर में, उसे मिला करके अगर आप 32 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 2 3 6 और 9, ये 96 समथिंग आ रहा है, मान लेते हैं 97 आ रहा है, 96 to 97 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको चाहिए कितना, अच्छा ये 97 पैसे ही तो आएंगे ना, 0.97 आएगा अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, 3 3 9 करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे, और 3 3 9 करेंगे, तो 0.96 यानी कि 96 पैसे कुछ आ रहा है। तो बाकी जो 4 पैसे या जो 3 पैसे होंगे वो क्या होंगे, वो जो बाकी के 3 पैसे होंगे वो दरअसल इस पर इंटरेस्ट होगा।
अगर आपको 20 साल के बाद 5% की दर से 1 रुपया चाहिए तो आपको कितने जमा करने हैं? जितना समय ज़्यादा होगा उतना ही कम जमा करना होगा। ये आपको 0 आप देख लीजिए 20 साल के लिए आपको कितना जमा करना है? 5% की दर से बहुत कम जमा करना है। ये है 0.030243। ठीक है, मुझे लगता है इसमें हाँ सही है, क्योंकि इसमें टेन्योर बहुत बढ़ गया है। तो ये आपको 1 पैसा भी नहीं जमा करना है पूरा 20 साल का अगर समय आप दे दें। ठीक है, जैसे अगर आप इसे 1 लाख से करो तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करने पे आप पाओगे कि क्या होगा। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? चलो बताओ। 1 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपये 20 साल बाद चाहते हो, मैं आपको बताऊँ, इफ़ यू वांट ₹1 लाख या 1 लाख के डिवेंचर्स आपको रिडीम करने हैं, 1 लाख के डिवेंचर्स में रिडीम करने हैं, और अगर आप 5% इंटरेस्ट रेट से 20 साल बाद रिडीम करना चाहते हो तो आपको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से कितना करना पड़ेगा ट्रांसफ़र? दिस अमाउंट यू कैन सी, you will have to multiply 1 lakh with this amount 0.03243। तो जो अमाउंट आएगी जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करोगे वो कितना होगा? आप देख सकते हैं 03243 0 था यहाँ पे बीच में, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 1 लाख में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो डेसिमल जो होगा आपका 1 2 3 4 5, इतने प्लेस पीछे चला जाएगा तो आपकी अमाउंट आएगी ₹2,4.3। यानी कि आपको केवल 3024 रुपये, 3024, क्योंकि ये 0.3 है, आप इसे अभी एलिमिनेट कर सकते हो, या 3025 भी किया जा सकता है। 3025 कर लीजिए और बाद में आपको कुछ अमाउंट रिड्यूस करनी पड़ेगी तो आप इसे 3025 कर सकते हैं। 3025 आप 20 साल तक करोगे तो अगर आप देखो ध्यान से 20 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग कितना आएगा? 3025 है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 60,000 आएगा। आप केवल जमा 60,000 कर रहे हो और आपको 40,000 का ब्याज मिलेगा 20 साल में। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी इफ़ यू कैन डू इट। तो ये एक टेबल है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप टेन्योर कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कम जमा करना पड़ेगा, उस पर ब्याज उतना ही मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको केवल 3 साल के लिए 5% की रेट से करना है तो आपको जो लगभग जमा करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 21,220 रुपये 8 पैसे। ये हर साल जमा करना होगा। इस तरह से आप जमा कितना करेंगे अगर आप देखें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 93,000 समथिंग आप जमा करेंगे, जिस पे 7,000 आपका लगभग ब्याज मिल जाएगा 3 साल के लिए। समझ गए? तो ये एक तरीका था। फ़िलहाल अभी आप इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने की स्थिति में हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा था वो ये कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब आपको करने। तो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हमने अभी तक जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अब हमारा टारगेट वो सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है। पहले तो हम आज के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं आज के, वो क्वेश्चंस ये वाले हैं। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होते हैं जो आज आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 45 और 46। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है ये कि PQ लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को ₹100 वाले 2010% ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया, जिनका शोधन 3 वर्ष बाद होना है। कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन के लिए 2 लाख की एक बीमा पॉलिसी ली है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 65,000 है। तीसरे वर्ष के अंत में पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई, ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया है। कंपनी की पुस्तकों में आपको डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर शोधन पॉलिसी खाता और डिवेंचर शोधन खाता बनाना है। जैसा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 45,
इसमें भी वही है, 1 जनवरी 2012 को एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 2010% ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया है और इनका परिशोधन भी 3 वर्षों बाद होना है। परिशोधन के लिए कंपनी ने 2 लाख की एक बीमा पॉलिसी ली है जिस पर वार्षिक प्रीमियम 64,000 है। तीसरे वर्ष के अंत में पॉलिसी की राशि मिल गई, ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ 65,000 आप जमा कर रहे थे और यहाँ केवल 64,000 जमा कर रहे हो, बाकी सब कुछ सेम है, करना है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने 1000 वाले 210% ऋण पत्र 950 की दर से निर्गमित किए हैं। तो हियर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ ₹50 ऑन ईच डिबेंचर एंड इन ऋण पत्रों के धारक को ₹100 वाले 11% पूर्वाधिकार अंशों में 25% प्रतिअंश प्रीमियम पर 3 वर्ष के अंदर किसी भी समय परिवर्तित करने का विकल्प दिया गया है। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन 46 कल के टॉपिक पर बेस्ड है। 31 मार्च 2017 को ऋण पत्रों पर 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज अर्जित हो चुका था जिसका भुगतान नहीं हुआ, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं। इसकी एंट्री आपको करनी आती है, ये एंट्री करेंगे 31 मार्च 2017 को। उसी तिथि को 20 ऋण पत्रों के एक धारक ने अपने विकल्प का प्रयोग किया। तो ये 20 ऋण पत्रों का आपको कन्वर्जन करना है और कन्वर्जन किस में करना होगा? 11% पूर्वाधिकार अंशों में, जो कि 125 रुपये के इशू प्राइस पर किए जाएंगे। 20% जो ऋण पत्र हैं वो 20 ऋण पत्र हैं, सॉरी, ये 1000 वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी रकम इस पर कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। और 20,000 जो आपकी ये रकम है ये बेसिकली 125 के हिसाब से आप जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका जितना आएगा उतने आप पूर्वाधिकार अंश से करोगे। तो ये सवाल भी वैसा ही है जैसे कि कल के वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन बताया था। 46वां सवाल कल के टॉपिक पर बेस्ड है, 44-45 आज के पर बेस्ड हैं। और इसके अलावा ये सवाल नंबर 43 आप कर सकते हैं, ये भी कन्वर्जन का सवाल है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने 45वां सवाल पढ़ा। ये आपके सामने 42वां सवाल है। सोनी कंपनी लिमिटेड 1 जनवरी 2010 को प्रत्येक ₹100 वाले 10% शोध ऋण पत्रों को 2% बट्टे पर निर्गमित करते हैं और ऋण पत्रों की धनराशि 3 वर्ष बाद 3% प्रीमियम पर शोध है। आपको ऋण पत्र खाता, ऋण पत्र प्रीमियम खाता और ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता तैयार करना है। दरअसल ये सिंपल एंट्रीज़ हैं और उन एंट्रीज़ के आधार पर ये खाते आपको बना लेने हैं। ठीक है, ऋण पत्र खाता जब आप जनरल एंट्री करते हैं ऋण पत्र के इशू की, पहले आप इशू करोगे, 2 एंट्रीज़ होंगी डिस्काउंट को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद में इसमें कहीं कोई ब्याज नहीं है। 3 वर्ष बाद ये प्रीमियम पर शोध हैं तो आप प्रीमियम को भी ध्यान में रखते हुए इशू की एंट्री करोगे। 3 वर्ष पश्चात सीधे सीधे आप शोधन की एंट्री कर दोगे और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिक्र नहीं किया कि आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ या कुछ, तो वो आपको करना नहीं है। अगर जिक्र करते तो बनाते। आपको केवल प्रीमियम खाता बनाना है, ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता बनाना है, तो आप केवल इशू की एंट्री करोगे, रिडेम्पशन की एंट्री करोगे, दैट्स इट। 41वां सवाल आई थिंक ये हो चुका था क्या? 40-41 सवाल हुए थे क्या? नहीं, ये तो अभी आज के टॉपिक पर है। 1 अप्रैल 2008 को एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 3012% ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया जिसका परिशोधन 3 वर्षों के बाद होना था। कंपनी ने ऋण पत्रों के परिशोधन के लिए 3 लाख की एक बीमा पॉलिसी ली जिस पर वार्षिक प्रीमियम 96,000 था। तीसरे वर्ष के अंत में पॉलिसी प्राप्त हो गई। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस 3 साल के बाद ही है और 3 लाख की रकम हो गई। तो देखिए आप यहाँ पे वार्षिक प्रीमियम बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पे अगर 1 लाख की अमाउंट होती थी तो ये प्रीमियम लगभग 32-33 हज़ार होती थी। ठीक है, 2 लाख की थी तो ये 64,000 के आसपास थी समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल वैसा ही है। 40वां सवाल जो है ये कन्वर्जन का सवाल है। ये सवाल वैसा ही है जैसे अभी लास्ट में हमने 44वां सवाल पढ़ा, नहीं 46वां सवाल जैसे पढ़ा वैसे ही 40वां सवाल है। तो आपको ये सवाल करने हैं और बेटा किसी भी सवाल में अगर आप कहीं अटकते हैं, जैसे 37वां सवाल है बीमा पॉलिसी द्वारा शोधन, ये भी वैसा ही सवाल है। 1 जनवरी 2008 को धर्मेंद्र लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2020, ये ऋण पत्रों की संख्या है, 7% डिबेंचर्स हैं और 100 की दर से निर्गमित किए हैं यानी पार पे, और ये डिबेंचर 4 वर्ष पश्चात शोधनीय है। इन ऋण पत्रों के शोधन के लिए धर्मेंद्र लिमिटेड ने 2 लाख
2 की पॉलिसी ली है, क्योंकि जितना अमाउंट है उतनी की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक वर्ष 50,000 की प्रीमियम चुकाई है। तो ये वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने जो इलस्ट्रेशन आज पढ़ा है और लास्ट के 2 क्वेश्चन जैसे आपने डिस्कस किए हैं। नथिंग न्यू इन दिस 37 क्वेश्चन। और ये वो है टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है। 36वां सवाल असंचयी शोधन कोष वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा कि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि एग्जाम्पल था। तो बेटा आज के क्वेश्चंस आपको 36 से करने शुरू करने हैं, और जो क्वेश्चंस आपने बाद में नहीं किए हैं वो सब आपको करने हैं। आपको इसे करने का मौका मिलेगा सिर्फ कल तक। मुझे लगता है ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें जल्दी से पूरा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सब समझ में आ गया है तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।